नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का अंतिम पाठ, यानी कि लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है टोपी। और इस पाठ को हम अपने लगभग 2 सेशंस से पढ़ रहे हैं, यानी कि इससे पहले भी पिछले 2 सेशंस में हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं यहाँ पर। और आपने देखा कि ये चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। और इस पाठ में हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही हैं व्यवहार से संबंधित। सबसे पहले हमने यहाँ पर बातें सीखी कि इंसान का कपड़ों से क्या कनेक्शन है, यानी कि इंसान कपड़े पहनता है तो कपड़े क्या एक तरह से शो करते हैं। तो कपड़े इंसान का स्टेटस दिखाते हैं, कपड़े इंसान का लेवल दिखाते हैं और ये कपड़े ही इंसान में भेद भी पैदा करते हैं। और देखिए उसके बाद भी हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखी। फिर हमने गौरैया से सीखा कि किस तरह से उसको, अगर आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य बना लिया है, आपने अपने जीवन में कोई एम अगर बना लिया है, तो उस लक्ष्य की तरफ आपको हमेशा अग्रसर रहना है। यानी कि आपने अपनी कितनी भी आपकी अड़चने आ जाएं, कितनी भी आपको परेशानियां आ जाएं, आपने उस लक्ष्य पर डिगे रहना है। आपने एक तरह से उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो गौरैया है उसने हमें एक बात सिखाई कि जब भी आप किसी से अपना कोई भी काम करवाते हैं, यानी कि किसी से अगर आप कोई काम करने के लिए कहते हैं, तो किसी से भी उसका काम मुफ्त में मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपने काम में 100% चाहिए, आपका काम परफेक्ट होना चाहिए, तो आप कभी भी किसी से अपने काम को मुफ्त में करवाने की अपेक्षा ना रखें कि आप सोचेंगे कि दूसरा व्यक्ति आपके काम को फ्री में कर देगा। तो क्या होगा, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, उसके बाद वो आपका काम नहीं करेगा और करेगा भी तो गलत करेगा, या फिर वो एक तरह से इरिटेट हो जाएगा, वो आपका काम नहीं करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 2 चीजें आपको बताई थी। एक आपको बताया था लोकतंत्र और दूसरा प्रजातंत्र, और दूसरा आपको बताया था राजतंत्र। तो प्रजातंत्र यहाँ पर मैंने आपको बताया था जहां पर शासन जो है प्रजा के आधार पर होता है, यानी कि ये जो राज्य था जहां पर चिड़िया पहुंची अपनी टोपी सिलवाने के लिए, तो वहां का जो राजा था, वहां पर पूरी उस राज्य में एक तरह से पूरा राजतंत्र था। तो हमने देखा जितने भी लोग वहां पर थे, चाहे वो कोई भी हो, सभी लोग केवल और केवल राजा की ही सेवा में लगे हुए थे। राजा को उनकी दीनहीन स्थिति से, उनकी स्थिति से कोई भी लेना देना नहीं था कि वो भूखे हैं, वो उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कपड़ा नहीं है, उनके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, या उनके पास अन्य सुविधाएं नहीं है। राजा को इससे कोई भी लेना देना नहीं था। राजा केवल और केवल अपना काम करवाता था पूरे राज्य के लोगों से अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि सभी लोग लगभग राजा की सेवा में लगे हुए थे। तो यहाँ पर ये डिफरेंस भी बताया है, ये अंतर भी बताया है कि किस तरह का एक अंतर होता है राजतंत्र और प्रजातंत्र में। देखिए तो वहां के लोगों की स्थिति क्या थी, वहां पर जितने भी लोग थे सब लगभग परेशान थे, दुखी थे, गरीब थे। और देखिए काम का जो एक तरह से उनमें टैलेंट था, हर किसी इंसान के अंदर टैलेंट था, लेकिन वो अपने काम में परफेक्शन नहीं लाते थे, वो अपने काम को पूर्ण निष्ठा के साथ नहीं करते थे, कर्तव्य परायण होकर नहीं करते थे, क्योंकि उनको उस काम का कोई भी मोटिवेशन नहीं मिलता था, कोई भी हर्जाना उस काम के लिए उनको नहीं मिलता था कि उस काम का उनको कोई बख्शीश, कोई पैसा, कोई उस उपहार या उस काम के प्रति के लिए जो पैसा दिया जाता है वो उन्हें नहीं दिया जाता था। तो एक तरह से अब उनका अपने काम के प्रति दिल भी नहीं था, यानी कि अब वो कर्तव्य परायण भी नहीं थे, अपने काम को भी वो निष्ठा से नहीं करते थे। तो एक तरह से पूरी स्थिति जो है राज्य की बहुत ज्यादा खराब थी।
और अगर जहां पर होता है प्रजातंत्र, यानी कि जहां पर जो राजा है वो प्रजा के लिए काम करता है, प्रजा की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर काम करता है, प्रजा की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करता है, प्रजा की सुरक्षा को ध्यान में रखकर काम करता है, प्रजा की शिक्षा को देखभाल को ध्यान में रखकर काम करता है, तो वहां की प्रजा जो है और बहुत अच्छी होती है। लोग जो है अपने काम के प्रति बहुत वफादार होते हैं, निष्ठावान होते हैं, कर्तव्य परायण होते हैं। और क्या होता है, इससे क्या होता है, राज्य की उन्नति होती है, राज्य आगे बढ़ता है। और हमने यहाँ पर देखिए काफी सारी चीजें लगभग इस चैप्टर से कंप्लीट कर ली थी, केवल पाठ का अंतिम जो भाग था वो ही यहाँ पर शेष था। तो अगर आप लोग रीडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि चैप्टर हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लास्ट चैप्टर है हमारा वसंत पाठ्य पुस्तिका का, तो देखिए लगभग सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं कि क्या कुछ हमने पढ़ा अभी तक इस पाठ में। तो हम जहां पर थे, यानी कि लास्ट में जो हम पढ़ रहे थे उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग हमने सारी चीजें रिवाइज कर ली थी, सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, तो देखिए लास्ट में हमने पढ़ा था कि सारे कामगारों के, सभी लोगों के, जैसे धूनी से लेकर, कोरी से लेकर, बुनकर से लेकर, सभी लोगों के, दर्जी से लेकर सब लोगों का सहयोग पाकर चिड़िया जो है अब टोपी वाली हो गई थी, यानी कि चिड़िया को टोपी मिल गई थी। अब वो फुदने वाली टोपी पहनती थी और वो बहुत खुश थी उस टोपी को पहनकर। और अब उस टोपी के लिए, टोपी को पहने हुए अब वो बहुत ऊंचा उड़ने लगी, बहुत खुश हुई। और एक तरह से उसने अब ये सोचा कि क्यों ना अब वो जो यहाँ का राजा है, यानी कि अब जो यहाँ का राजा है उस राजा के राज्य को एक बार देखकर आए, उस राजा को देखकर आए कि आखिर यहाँ का राजा, यानी कि जहाँ के लोग इस तरह के हों, जहाँ पर सब लोग राजा के ही बारे में सोचते हैं, सब लोग राजा का ही काम करते हैं। क्योंकि जब चिड़िया अपने लिए एक तरह से रुई को धुनवाने गई थी तो जो धुनिया था वो भी राजा के लिए काम कर रहा था। फिर जब चिड़िया सूत कटवाने गई थी तो उसने देखा वो भी राजा के लिए काम कर रहा था। फिर जब वो कपड़ा बुनवाने के लिए गई थी तब भी वो राजा के लिए काम कर रहा था। जब वो दर्जी के पास गई थी तो दर्जी भी राजा के लिए काम कर रहा था। तो उसने कहा कि एक बार देखकर तो आऊं कि इस राज्य का राजा कैसा है, जो पूरी प्रजा उसकी सेवा में लगी है, पूरी प्रजा उसकी सेवा कर रही है, आखिर मैं उस राजा को देखकर तो आऊं। तो जब वो उस राजा को देखने गई तो उसने कुछ इस तरह का दृश्य देखा जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है। तो उसने कुछ इस तरह का दृश्य देखा, उसने जो राजा का जो दरबार था, उस राज दरबार का जो गुंबद था उस पर वो बैठी और वहां से उसने सारा नजारा देखा। उसने क्या देखा कि राजा जो है अधनंगा सा पड़ा हुआ है और उस पर 4 उसके सेवक लगे हुए हैं, कोई उसके पैर दबा रहा है, कोई उसके हाथ दबा रहा है, कोई उसकी पीठ दबा रहा है, कोई उसका सर दबा रहा है। तो इस तरह से सभी लोग राजा की सेवा में लगे हुए हैं। तो अब जब सब लोग राजा की सेवा में लगे हुए हैं तो उसको बहुत ज्यादा एक तरह से गुस्सा आया। उसको लगा कि हाँ, अब मैं समझ गई कि इस राज्य की स्थिति ऐसी क्यों है, क्यों यहाँ के लोगों के अंदर एक तरह से बहुत ज्यादा निराशा है, बहुत ज्यादा एक तरह से चिड़चिड़ापन है, बहुत ज्यादा ये लोग दुखी हैं, परेशान है, क्यों है। अब उसको सारी स्थिति समझ में आ गई। तो उसको अब उसने राजा को मजा चखाने के लिए एक लाइन यहाँ पर कहनी शुरू की। तो उसने क्या कहा, क्योंकि उसने देखा कि राजा के सर पर कोई भी टोपी नहीं है, तो उसने चिल्लाना शुरू किया कंगूरे से कि मेरे सर पर टोपी, राजा के सर पर टोपी नहीं, मेरे सर पर टोपी, राजा के सर पर टोपी नहीं। और ये मालिश करवाते करवाते राजा की जो नजर थी वो चिड़िया से टकरा गई, यानी कि राजा ने चिड़िया को देख लिया और उसकी आवाज को भी सुन लिया और वो लगातार रटे जा रही थी कि मेरे सर पर टोपी, राजा के सर पर टोपी नहीं। अब ये सुनकर, ये देखकर राजा दौड़कर एक तरह से राजा ने अपने सेवकों से कहा, दौड़कर जाओ और मेरी टोपी लेकर आओ, और अपने दोनों हाथों से अपना सर ढक लिया।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टोपी होती है, एक तरह से राजा की जो टोपी होती है वो सम्मान का प्रतीक होती है। कहते हैं ना, एक आपने मुहावरा भी सुना होगा, टोपी उछालना। तो एक तरह से जो राजा की टोपी होती है, राजा का जो मुकुट होता है, राजा का जो एक तरह से सेहरा होता है राजा के सर पर जो, तो वो एक तरह से सम्मान का प्रतीक होता है। तो उस समय पर राजा के सर पर कोई टोपी नहीं थी, तो वो बहुत ज्यादा डर गया। उसने कहा कि जल्दी से मेरी टोपी लेकर आओ। और अब राजा ने टोपी पहन ली तो चिड़िया ने देखा कि उसकी टोपी पर कोई भी फुदना नहीं था। क्यों फुदना नहीं था वो भी हमने आगे क्लियर किया है। अब गौरैया ने दूसरा राग अलापना शुरू किया कि मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में एक भी नहीं। मेरी टोपी पर 5 फुदने, राजा की टोपी पर एक भी नहीं। अब राजा जो है चिढ़ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया उसको कि एक छोटी सी चिड़िया मेरी इस तरह से मजाक बना रही है मेरा। तो उसने क्या किया, अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया, अपने सिपाहियों को कहा कि इसको गुलेल मारकर, अब उसने कहा कि इससे ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी लेकर आओ, मैं इसको पैरों से ठोकर मार दूंगा। तो फिर उन्होंने गुलेल मारी और गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी और उसी समय सिपाही ने वो टोपी झपट ली और राजा के सामने पेश कर दी। अब जब राजा के सामने वो टोपी पेश की और राजा उस टोपी को मसलने ही जा रहा था, लेकिन उसने देखा कि वो टोपी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है और वो उस टोपी को देखकर दंग रह गया। यानी कि बिल्कुल उसको उस टोपी को देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर टोपी मेरे राज्य में मेरे अलावा किसी दूसरे के पास कैसे हो सकती है, कैसे चली गई, ये किसने बुना, किसने ये टोपी तैयार की। तो एक एक करके उसने सबको यहाँ पर हाजिर करवाया, यानी कि सबको अपने दरबार में बुला लिया। सबसे पहले, क्योंकि टोपी सिलने का काम, फुदने सिलने का काम दर्जी करता है, तो सबसे पहले दर्जी को बुलाया गया। तो दर्जी ने कहा कि मैंने इतनी सुंदर टोपी इसीलिए सिली है क्योंकि इसका कपड़ा बहुत अच्छा था। क्योंकि देखिए, कोई भी कपड़ा जब सिला जाएगा तो कपड़े की भी तो क्वालिटी वहां पर पता चलेगी। तो उन्होंने कहा कि कपड़ा बहुत अच्छा था। अब कपड़े वाले को जब बुलाया गया, बुनकर को, तो बुनकर ने कहा कि मैंने इतना अच्छा कपड़ा इसीलिए बुना क्योंकि इसकी सूत बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी कती हुई थी, बहुत महीन कती हुई थी, लच्छेदार कती हुई थी। तो अब जब यहाँ पर कोरी को बुलाया गया तो कोरी ने कहा कि मुझे एक तरह से मेरी जान बख्श दीजिए क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। ये जो रुई लेकर आई थी वो बहुत अच्छे से धुनी हुई थी, यानी कि ऐसा ये फाहा था बहुत ही प्यारा सा रुई का और ये बहुत अच्छे से धुनी हुई रुई थी, तो इसीलिए इससे इतना अच्छा सूत कट गया। तो उसने कहा कि अब धुनिये को बुलाया जाए, यानी कि धुनिये ने आखिर इतना अच्छा सूत काटा, इतना अच्छा रुई धुना कैसे। तो ये सब हाफते छाती पीटते धुनिया हाजिर हुआ, यानी कि अब लास्ट में बारी धुनिये की थी। सारा जो दारोमदार था वो धुनिये पर चला गया था कि क्योंकि धुनिये ने रुई अच्छी धुनी थी, इसीलिए कोरी ने सूत अच्छा काटा, उसके बाद बुनकर ने अच्छा कपड़ा बुना, उसके बाद दर्जी ने अच्छी टोपी सिली। तो अब यहाँ पर धुनी पहुंच गया और उसने कहा खम्मा अन्नदाता क्षमा, क्षमा यानी कि क्षमा करो। तो उसने कहा वजह बताओ, यानी कि कैसे तुमने इतनी अच्छी रुई धुनी, मुझे वजह बताओ। तो उसने कहा अन्नदाता, इस गौरैया ने मिलकर तुम चारों ने मिलकर काम किया है और हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, बहुत ज्यादा एक तरह से इरिटेट था कि उसी के राज्य के लोग, उसी के राज्य में रहने वाले, उसी का राज एक काम करने वाले लोग उसके लिए अच्छा काम ना कर कर किसी और के लिए कर रहे हैं। तो उसने कहा आपने आपके लिए भी किया है सरकार, यानी कि हम तो काम आपके लिए भी करते हैं। दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा आगे भी आपके लिए ही करेंगे। उसने कहा सरकार,
हम सारा काम तो आपके लिए ही करते हैं। वो जमीन पर लेट गया क्योंकि उसको पता है ये तो राजा है, ये कुछ भी कर सकता है, तो वो जमीन पर लेट गया, उसके पैरों में दंडवत हो गया। कहता है सरकार आगे भी आपके लिए ही करते रहेंगे, अभय दान बोलूं दे तो बोलूं। तो उसने कहा कि आप पहले मुझे अभय दान दीजिए, यानी कि कहिए कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो उसने कहा कि चलो दिया, अब बताओ। तो राजा ने धुनिया जो है जिससे रुई धुनी थी, उसने कहा महाराज इस गौरैया ने जो हम काम करवाया उसमें आधा हिस्सा ये हमें दे देती थी। देखिए यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी सीख, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस गौरैया के पास जो कुछ भी था ये उसका आधा हिस्सा हमें दे देती थी, और वह कुछ भी नहीं देता था, वह कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती, इसलिए उसके काम में अपने आप नफासत आती गई। सरकार धुनिये ने दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था, यानी कि वो लेट लेट कर दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। वो बिल्कुल लेटा हुआ था, वो उठ नहीं पा रहा था, उसको डर लग रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन उसने आज सच बोल दिया। उसने कहा कि इसके पास यानी कि जिनके पास बहुत कुछ होता है, वो एक तरह से राजा की तरफ इशारा कर रहा था कि जिनके पास बहुत कुछ होता है वो कुछ नहीं देते, लेकिन इसके पास कुछ नहीं था। वो चिड़िया के पास क्या था? केवल एक छोटा सा रुई का फाहा। और देखिए फिर भी वो क्या करती थी, हर एक को आधा आधा दे देती थी, क्योंकि उसको पता था कि उसकी कैप के लिए केवल इतना ही कपड़ा काफी है। तो उसने कहा, अगर उसके पास इतना रुई का फाहा था तो उसने कहा दुनिया से कि आधा तुम ले लो। जब उसके लच्छेदार सूत काटी गई तो उसने बोला कि आधा तुम ले लो। जब उस बुनकर ने कपड़ा जब बुना उसने कहा कि आधा तुम ले लो। जब उस दर्जी ने सुंदर सा कपड़ा देखा तो उसने कहा कि आधा तुम ले लो। तो यानी कि वो हर इंसान को उसके काम के हिसाब से एक तरह से उसका काम का दे रही थी। तो इस तरह से वो बार बार दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। तो अब ये सारी बातें सुनकर, क्योंकि जब दुनिया ने आज सच उगल दिया था, सच्चाई राजा के सामने रख दी थी कि जिनके पास बहुत कुछ होता है वो कुछ नहीं देते, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है फिर भी इसने अपना आधा हिस्सा दिया। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कई बार हम कहते हैं कि हमें गरीबों पर बहुत ज्यादा दया आ रही है, हमें तो इस पर बहुत ज्यादा दया आ रही है, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास खुद नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन देखिए कितनी ठंड होती है, हम 1 2 3 4 5 गर्म कपड़े पहनकर आते हैं, सॉक्स पहनकर आते हैं, ग्लव्स पहनकर आते हैं, मफलर पहनकर आते हैं, टोपी पहनकर आते हैं, स्कार्फ लेकर आते हैं, और उसके बाद जो एक गरीब है हम कहते हैं उसको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो आपके पास भले ही बहुत सारा पैसा ना हो, बहुत सारी चीजें ना हो, लेकिन जो आपको लगता है कि यार मेरा ये कपड़ा छोटा पड़ गया, अब ये मुझे नहीं आता, ये खराब नहीं है लेकिन ये मुझे नहीं आता, तो आप उसको किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। आपकी पुरानी बुक्स हैं, अब वो आपके यूज की नहीं है, आपने पढ़ लिया है, अब जितने आपकी यूज की है आप उन्हें रखें, जितने आपकी यूज की नहीं है आप उसे किसी ऐसे बच्चे को दे दें जो बुक्स खरीदने में असमर्थ हो, किताबें ना खरीद सकता हो, उसको आप पकड़ा दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारे पेन हैं, क्योंकि होता ही है कई बार हम शौक में बहुत सारे पेन ले लेते हैं, तो आपको लगता है कि किसी बच्चे के पास उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो बहुत सारे पेन खरीद सके, तो आप उसको एक्स्ट्रा जो आपके पास पेन है वो दे सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि जब हमारे पास ढेर सारा पैसा होगा तभी हम लोगों को कुछ दे पाएंगे। हमारे पास अच्छी नीयत होनी चाहिए, जब हम अच्छे होंगे तो सब हमारे लिए अच्छे होंगे, ठीक है। कई बार होता है कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब आपके लिए अनुपयोगी हैं, आपके टॉयज हैं, आपके खिलौने हैं, या आपके घर में कोई ऐसी चीज है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने यूज का सामान दे दीजिए, आपको लगता है कि अब आपके काम का नहीं है, लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि आपने खिलौना तोड़ फोड़ दिया, आपकी बुक्स पूरी फटी हुई है, आपका कपड़ा पूरा फटा हुआ है और ऐसी चीज को आप दान कर रहे हैं, तो ऐसी चीज को दान करने से उस इंसान का मजाक बनेगा। लेकिन आप
जो अब आपके लिए कई बार होता है कि बिल्कुल कपड़े नए होते हैं, खास तौर पर अभी आप बढ़ते हुए बच्चे हैं, अभी आप क्लास 8 में हैं, अभी इस टाइम पे आपकी ग्रोथ जो है काफी जल्दी जल्दी होती है, आपकी हाइट जो है काफी जल्दी जल्दी बढ़ती है। तो अक्सर क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो बहुत जल्दी हमने पिछली सर्दी में ही खरीदे थे, लेकिन क्योंकि सर्दियों के कपड़े कुछ ही टाइम के लिए काम आते हैं और वो इस सर्दी में यूज नहीं हो पाते, तो आप उसको दे सकते हैं। आपके ग्लव्स हैं, छोटे छोटे ग्लव्स हैं, आप नहीं पहन पाते हैं, तो आप अपने आसपास जितने भी गरीब बच्चे देखते हैं, या आपकी स्लीपर्स हैं, आपके शूज हैं जो छोटे हो गए लेकिन सुरक्षित हैं, साफ सुथरे हैं, फटे नहीं है, खराब नहीं है, तो आप उनको दे सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर चिड़िया ने हमें सिखाई है, उस दुनिया ने उस राजा को समझाई है कि जिनके पास बहुत कुछ होता है वो कुछ नहीं देते, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं था तब भी उसने हमें अपने हिस्से का हमेशा आधा दिया। यानी कि उसके पास रुई का फाहा था, उसने उसका भी आधा करवाया, उसके पास लच्छे थे, उसने उनका भी आधा करवाया, उसके पास कपड़ा था, उसने उसका भी आधा करवाया, उसके पास टोपी थी, उसने कहा कि भाई 2 टोपी बुन दे, एक तू ले ले, एक मुझे दे दे। तो इस तरह से अब चिड़िया जो है ये सारी चीजें चिल्ला रही थी, कह रही थी कि देख ले राजा देख ले, आंखों में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यह, क्योंकि उसका पैसा दिया गया था, उसमें सबने अपना मन, अपना तन, अपना धन, एक तरह से पूरी निष्ठा के साथ सबने उस काम को किया था, तो उसमें उतनी वो सफाई, वो चमक, वो सुंदरता, उनकी कर्तव्य परायणता, उनके काम की कौशलता, उनकी कुशलता वो दिखाई दे रही थी उस टोपी में, वो उतनी सुंदर बनी हुई थी टोपी। तो उसने कहा ये फोकट की टोपी नहीं है, ये फ्री का नहीं है कि मैं इसीलिए इसके लिए पूरा मोल चुकाया है, ये बेगार की नहीं है। गौरैया फिर चिल्लाने लगी, कहती है यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, लगता है इसका धन घट गया है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। अब उसने राजा का मजाक बनाया, कहा कि ये राजा तो निरा कंगाल है, अगर आपके पास बहुत सारा धन है और आप उसको कभी भी देखिए, आप अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो मैंने ये नहीं कहा कि आप 50 रुपए दान कर दीजिए, आपके पास अगर 100 रुपए है पॉकेट मनी के, तो आप 5 रुपए दान कीजिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आपके पास 100 रुपए और आप 50 दान कर दें, क्योंकि आपको भी उसी हिसाब से दिए जाते हैं कि आप अपनी चीजें खरीद सको। तो आप 5 रुपए का अगर किसी की हेल्प कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, क्योंकि वो एक राजा है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो अपनी प्रजा को किसी भी एक तरह की सुख सुविधा दे सकता है, तभी उसकी प्रजा भी और अच्छे से काम करेगी और अच्छे से मेहनत करेगी और राज्य उसका फलेगा फूलेगा, विकास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा कि ये राजा तो निरा कंगाल है, निरा कंगाल, लगता है इसका सारा धन घट गया है, ऐसा लगता है इसका पैसा खत्म हो गया है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, यानी कि इसके पास शायद इतने पैसे भी नहीं है कि ये अपने लिए टोपी खरीद सके। यानी कि राजा का जो सम्मान है, राजा की जो इज्जत है, राजा का जो आपने देखा होगा कि जब किसी को राजा बनाया जाता है, जब किसी को राजा बनाया जाता है तो क्या किया जाता है, उसको टोपी पहनाई जाती है, उसको एक तरह से मुकुट पहनाया जाता है, राज मुकुट पहनाया जाता है, तो सम्मान का प्रतीक है, राजा होने का प्रतीक है। तो उसने कहा कि इसके पास तो शायद इतने पैसे भी नहीं कि ये अपने लिए टोपी जोड़ सके, इसीलिए ये मेरी टोपी छीन रहा है। अब राजा तो वाकई अकबका गया था, राजा जो है बहुत ज्यादा अकबका गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये क्या कह रही है चिड़िया। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी और दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, और उसने देखा कि अभी तक के जितने भी कारीगर थे सबने राजा की हेल्प की थी, सबने चिड़िया की भी हेल्प की थी, और दूसरा राजा की टोपी के सामने, चिड़िया की टोपी के सामने राजा की टोपी कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल बेकार थी। तो इसीलिए तीसरे खजाने की पोल खुलती पोल, इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है, यानी कि
अब वो कहता है कि ये खजाने की पोल कैसे इसके सामने खुल गई, यानी कि बाकी सब तो ठीक था लेकिन खजाने की पोल कैसे खुल गई इसके सामने। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले तो भी कैसे। यानी कि जो राजा था उसको केवल और केवल अपनी पड़ी रहती थी, उसको केवल और केवल इतना था कि वो राजा है। उसको ये नहीं था कि वो राजा है तो वो लोगों का राजा है, प्रजा का राजा है। उसको राजा प्रजा ने बनाया है, उसको काम करना है प्रजा के लिए। नहीं, उसको ये था कि मैं राजा हूँ, उसको अपने आप पर घमंड था। तो उसने सारे काम वो बेगार में करवाता था, अपने सारे काम वो मुफ्त में करवाता था और बहुत सख्ती से लोगों से लगान वसूलता था। यानी कि लोगों को जितना भी उनके पास था उसका भी वो कर वसूलता था, उससे भी वो टैक्स वसूलता था, फिर भी उसका खजाना खाली था। तो इसका रीजन क्या था? उसका रीजन यही था कि इतने सारे ऐशो आराम थे उसके, इतनी सारी, एक तरह से उसको सब कुछ फ्री में चाहिए था, सब कुछ। 5-5 उसने नौकर चाकर रखे हुए थे अपने पैर दबाने के लिए, सर दबाने के लिए, हाथ दबाने के लिए, कमर दबाने के लिए, टोपी लाने के लिए। तो इतने सारे ऐशो आराम अगर पैसा संभालता भी तो कितना संभालता। तो इस तरह से तमाम लोग निकल आए थे। अब तमाम लोग जो है बाहर निकल आए इस अनोखे तमाशे को देखने के लिए। बहुत सारे लोग बाहर निकल आए ये जो अनोखा तमाशा यहाँ पर चल रहा था उस तमाशे को देखने के लिए। मंत्री ने हौले से कहा, मंत्री ने हौले से कहा, हौले से यानी कि धीरे से कहा, यह मुफट तो महाराज को बेपर्दा करके ही दम लेगी। अब जो मंत्री था राजा का, उसने कहा कि ये मुफट चिड़िया तो आज राजा को सबके सामने बेपर्दा कर देगी। यानी कि आज तो राजा को सबके सामने ये क्या कर देगी, एक तरह से राजा की पोल सबके सामने खोल देगी। राजा का जो एक तरह से पर्दा था कि ये राजा है, इनसे कोई कुछ नहीं कह सकता, तो ये आज राजा को सबके सामने सबकी राजा की पोल खोल देगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, राजा डर गया था, झट से बोला और बहुत जल्दी से बोला क्योंकि उसको पता चल गया था अब मेरी सारी पोल खुलने वाली है, अब मैं पकड़ा गया हूँ, अब मेरे सारे पाप जो है सबको पता चल गए हैं। तो उसने कहा इसकी टोपी वापस कर दो। उसने बहुत जल्दी में बोला कि इसकी टोपी वापस कर दो, यानी कि इसको टोपी पकड़ा दो वरना ये बोलती रहेगी बोलती रहेगी। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। यानी कि टोपी को इस तरह से वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दिया गया। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली। गौरैया ने फिर से टोपी पहनी, देख सकते हैं आप कितनी सुंदर कितनी प्यारी उसकी ये टोपी लग रही है, और उड़ उड़कर कहने लगी, और अब उड़ने लगी, बहुत ही ज्यादा खुश होकर फिर से उड़ने लगी। और क्या कहती है सुनिए, यह राजा तो डरपोक है, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। अब देखिए उसने फिर से राजा की पोल खोल दी कि ये राजा तो निरा डरपोक है, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी, क्योंकि अगर ये मेरी टोपी नहीं लौटाता तो शायद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इसकी सारी पोल खुल जाती। और इस तरह से कौन इस मुफट के मुंह लगे, इस तरह से अब जो मंत्री है वो राजा को कहता है कि कौन इस मुफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। राजा को डर था कि अब तो उसकी पूरी इज्जत जो है पूरे समाज के सामने उछल चुकी है, और अब उसको डर था कि कहीं उसके सर से उसका कोई ये ताज, राजा का जो सम्मान उसको दिया गया है वो उससे कोई छीन ना ले। उसने अपनी टोपी कस के पकड़ी और कहा कि कौन इस मुंहफट के मुंह लगेगा मंत्री जी। और इस तरह से हमारा पाठ यहाँ पर कंप्लीट होता है। और देखिए हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा, इस पाठ को समझा, और जितनी बार भी हमने इस पाठ को शुरू किया, लगभग 3 सेशन से हमारा ये चैप्टर चल रहा है, हर बार मैंने चैप्टर को रिवाइज किया, यानी कि लगभग चैप्टर हमें पूरी तरह से कंठस्थ हो चुका है। क्या आपको मजा आया पाठ पढ़ने में?
हैंड रेज करेंगे इस तरह से। चैप्टर को पढ़ने में मजा आया? हाथ खड़ा करेंगे इस तरह से। पाठ को पढ़ने में मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा आपको चैप्टर? यस, वेरी गुड। केवल जीआईसी रीठा खाल ने चैप्टर पढ़ा, बाकी स्कूल्स ने नहीं पढ़ा क्या? तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर की तरफ। तो देखिए, अब मुझे लगता नहीं कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी इन पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर को हल करने में, प्रश्न उत्तरों को हल करने में होने वाली है। तो चलिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। सबसे अगर आप लोगों ने ये पाठ अपनी कॉपी में नहीं किया है तो आप इस पाठ से जुड़े हुए इन प्रश्नों उत्तर को नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं अगर आप लोगों ने अपनी कॉपी में नहीं लिखे हैं। देखिए, प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है और केवल उत्तर आपने उतारना है। तो सबने, अगर जिस बच्चे ने नहीं किया है वो यहाँ से नोट डाउन कर सकता है। रफ नोटबुक ले लीजिए। पहला प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तिका से, गौरैया और गवरे के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? कौन बताएगा आंसर? हैंड रेज करेंगे क्योंकि चैप्टर सभी को अच्छे से समझ में आया है। अपने आप से आंसर कौन बताएगा? गौरैया और गवरे के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? तो देखिए, खुद से आंसर दे सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है और चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक दूसरे को नहीं देखना है। जब भी मैं आप लोगों का नाम लेती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं कि कौन माइक लेगा, कौन नहीं लेगा। जब आपकी क्लास में आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तब भी आप आंसर देते हैं। तो ये भी बिल्कुल सेम आपकी क्लास है, केवल यहाँ पर आपका जो माध्यम है वो हमें इस तरह से आपको पढ़ाना होता है और आपको इस तरह से पढ़ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर हमारा है, देखिए, गौरैया और गवरे के बीच, गौरैया और गवरे के बीच जो बहस हुई वो बहस हुई आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर, यानी कि जो मनुष्य है वो कपड़े पहनकर कैसा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गौरैया था, जो गौरैया थी वो पक्ष में थी और गवरा जो है वो विपक्ष में था। दोनों क्या कर रहे थे? तर्क कर रहे थे, आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे इस बारे में कि इंसान कपड़े पहनकर अच्छा लगता है या बुरा लगता है। तो जो गवरा है वो इसके विपक्ष में था, यानी कि वो कहता है कि इंसान जो है कपड़े पहनकर अपनी असली खूबसूरती को ढक लेता है। और गौरैया कहती है कि ये कितने सुंदर लगते हैं, इतने कलरफुल, इतने रंग बिरंगी कपड़े पहनकर। गौरा कहता है कि इनके पास जो हाथ और पैर इन्हें काम करने के लिए दिए रहते हैं ये उन्हें भी ढक लेते हैं, ग्लव्स पहनकर, मोजे पहनकर। जो सर दिया है, पहले तो इस सर पर इनको पहले से ही बाल दिए हैं, ऊपर से ये उसे भी ढक लेते हैं टोपी पहनकर। तो इस तरह की बहस इनमें चल रही है कि कपड़े, गौरा कहता है कपड़े पहनकर आदमी बदसूरत दिखने लगता है और गौरैया कहती है कपड़े पहनकर आदमी सुंदर लगने लगता है। और दूसरा, यहाँ पर गवरे ने एक फर्क बताया था कि कपड़ा पहनने से आदमी और आदमी की हैसियत में फर्क पता चल जाता है, आदमी की असली जो स्टेटस होता है, उसका लेवल होता है, वो पता चल जाता है। तो ये सारी चीजें इन पर बहस हो रही थी। और दूसरा, गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? तो गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर ऐसे मिला कि जब वो एक बार वो चुगते चुगते कहीं पर पहुंची तो वहां पर उसको एक रुई का फाहा मिल गया। ये पहली सीढ़ी थी उसके टोपी पहनने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई? बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, कई बार रिपीट कर दिया है। टोपी बनवाने के लिए सबसे पहले धुनिये के पास गई, कोरी के पास गई, बुनकर के पास गई और दर्जी के पास गई। और सबके कार्य आपने लिखने हैं खुद से। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न। अगला, गौरैया को टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए? क्योंकि वो खुश हो गया था, उसको उसका पूरा मेहनताना मिला था। ठीक है, उसने, गौरैया ने पूरा मोल चुकाया था काम का, तो वो खुश होकर उसने 5 फुदने अपनी तरफ से उस पर
जड़ दिए। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर उत्तर था। गौरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। तो देखिए, कभी भी अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपने अंदर के उत्साह को, अपने अंदर के जोश को कम ना होने दें। निराशाएं बहुत सारी आएंगी, कष्ट बहुत सारे आएंगे, परेशानियां बहुत सारी आएंगी, रुकावटें बहुत सारी आएंगी, लेकिन अपने अंदर के उत्साह को, अपने जोश को कम नहीं होने देना है, अपने हौसले को कम नहीं होने देना है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रश्न था। आगे दिया गया है, सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आधा आंसर मैंने दे दिया, आधा आंसर आप लोग खुद लिखेंगे। आगे देखिए, जितने भी प्रश्न है यहाँ पर, ये सभी प्रश्न बिल्कुल इस तरह के हैं कि आपने चैप्टर को पढ़ा है और आप आसानी से सबके उत्तर दे सकते हैं। तो बाकी के प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, जितने यहाँ पर आपको पढ़ाए हैं, और साथ में ये वाले प्रश्न सभी को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। और इस तरह से हमारा आज का चैप्टर और आज का सेशन दोनों ही यहीं पर समाप्त होते हैं और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।